नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कर्नाटक हाथ से फिसलने के बाद बीजेपी अपने मिशन 24 के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने में जुट गई है। खासतौर से दक्षिण भारत में बिछड़े पुराने साथियों को साथ लाने के साथ ही कुछ नए दोस्तों की भी तलाश है। ऐसे में कर्नाटक में बीजेपी और जनता दल सेक्युलर के एक बार फिर साथ आने की सुगबुगाहट तेज हो रही है। वैसे तो जेडीएस के साथ बीजेपी का चुनाव बाद का पुराना साथ रहा है, लेकिन पिछले कई चुनाव दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं और इसीलिए लगातार अब इस तरह की सुगबुगाहट हो रही कि क्या एनडीए में शामिल होगी जनता दल सेक्युलर। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, उसके मुताबिक जेडीएस कर्नाटक में बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाह रही है। इस तरह के संकेत उसकी ओर से मिल रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस कर्नाटक में बीजेपी के साथ गठबंधन चाहती है। देवेगौड़ा से जब पूछा गया कल इस बारे में सवाल, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कौन सी पार्टी है जो बीजेपी के साथ नहीं गई है। और यह बताया गया है कि कर्नाटक की 28 में से 4 लोकसभा सीटों पर जेडीएस चुनाव लड़ना चाहती है। यह है मांड्या, हासन, बेंगलुरु ग्रामीण और साथ ही चिकबल्लापुर सीट। ये जेडीएस की नजरें इन सीटों के ऊपर खासतौर से है। और आपको बताएं कि हाल में बीजेपी और जेडीएस की जो दूरियां हैं वो घटने के संकेत मिले हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जेडीएस ने बीजेपी का साथ दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने बालासोर रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बचाव किया था। इसी तरह नए संसद भवन के उद्घाटन में भी वे शामिल हुए थे, तो ये एक महत्वपूर्ण संकेत था। इसके साथ ही बाकी विपक्षी दलों की जो अपील थी कि इसका बहिष्कार किया जाए, उसको ठुकरा करके देवेगौड़ा इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। और दिलचस्प बात यह कि जो 23 तारीख को बैठक होने जा रही है पटना में सभी विपक्षी दलों की, उसमें नीतीश कुमार ने देवेगौड़ा को निमंत्रण नहीं दिया है। तो यानी विपक्ष इन्हें अपने खेमे में नहीं मानकर चल रहा है। वैसे भी जेडीएस के सामने अब कर्नाटक में अस्तित्व की लड़ाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी और 2019 के ही लोकसभा चुनाव में जेडीएस केवल एक ही सीट हासन की जीत पाई थी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी अपना चुनाव हार गए थे। मांड्या से जीती सुमलता अमरीश ने बीजेपी को समर्थन दिया था। इस तरह से 28 में से 26 सीटें बीजेपी के पाले में हैं। और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो तब 9.67% वोट ही जेडीएस को मिले थे और पिछले विधानसभा चुनाव में जो हाल ही में हुए हैं जेडीएस को 13.29% वोट मिले हैं। सीटें भी घटकर विधानसभा में 19 ही रह गई। तो जो ताकत है जेडीएस की वो लगातार कम हो रही है। वहीं बीजेपी के सामने भी चुनौतियां हैं, क्योंकि कर्नाटक जो कि दक्षिण भारत का उसका इकलौता राज्य था वो उसके हाथ से निकल गया है। 2019 में जो बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी उन्हें बचाने की भी बीजेपी के सामने चुनौती है, क्योंकि इसके बिना दक्षिण भारत में वो ताकत नहीं दिखा पाएगी। अगर बीजेपी जेडीएस दोनों साथ आते हैं तो ये मिलकर कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में चुनौती दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि साथ नहीं आए हैं, पहले भी बीजेपी और जेडीएस 2 बार कर्नाटक में आ चुके हैं। कुमारस्वामी को एक बार बीजेपी मुख्यमंत्री भी बनवा चुकी है, लेकिन दोनों ही बार बीजेपी का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। तो शायद ये जो कड़वाहट है ये आड़े आ सकती है और इसीलिए कर्नाटक के कई बीजेपी नेता इस गठबंधन के खिलाफ हैं। उनके मुताबिक बीजेपी के बूते जेडीएस अपनी जमीन बचाना चाह रही है, यानी जेडीएस बीजेपी के कंधे पर सवार होना चाहती है। और बीजेपी का जो मिशन दक्षिण है वो लगातार जो है स्वरूप लेता जा रहा है। दक्षिण भारत में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दक्षिण के सभी राज्यों में कोई ना कोई गठबंधन वो करना चाह रही है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके से उसका गठबंधन करीब करीब तय हो चुका है। सीट के बंटवारे पर भी सहमति बन गई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में टीडीपी जो कभी उसके साथ हुआ करती थी अब उसके साथ दोबारा जाने की बात हो रही है। गठबंधन पर चर्चा चल रही है। पुडुचेरी में बीजेपी पहले ही गठबंधन सरकार में शामिल है। केरल में कुछ छोटे दलों से बीजेपी की बातचीत चल रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उसका गठबंधन छोटी पार्टियों से हुआ था। और इसी तरह कर्नाटक में अगर जेडीएस के साथ आती है तो मिशन दक्षिण को मजबूती मिलेगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये वाकई हो रहा है या केवल हवा में इस तरह की बातें दे रही है, केवल सियासी गलियारों की बातें हैं, ये जमीन पे वाकई कुछ हो भी रहा है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मोहम्मद असदुद्दीन साहब हैं जो कि जेडीएस के प्रवक्ता हैं, साथ ही प्रशांत जीएसजी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले असदुद्दीन जी आपके पास ही आना चाहूंगा, क्या वाकई इनमें कुछ दम है खबरों में कि जमीन पर कुछ हो रहा है बीजेपी जेडीएस के बीच में, या केवल अटकलें लगाई जा रही हैं?
नहीं, देखिए, जहां तक हमारी बात, हम जो है ना इस तरह की किसी बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि हम बीजेपी या किसी और पार्टी के साथ अलायंस हो रही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए दोनों पार्टियां एक समान हैं। दोनों पार्टियां एक समान हैं। और तमाम इश्यूज पर हमने हमेशा ऑब्जर्व किया है, पूरे देश ने देखा है कि बीजेपी, फर्क सिर्फ इतना है, जैसे अरुंधति रॉय ने कहा था एक दफा, कि जो काम बीजेपी बड़ी गर्व से करती है, गर्व से, फखर से करती है, पाखंड के जरिए और खामोशी के जरिए कांग्रेस करती है। हमारे लिए दोनों पार्टियों में कोई अंतर नहीं है। फिल वक्त हम किसी पार्टी से किसी अलायंस की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये अटकलें लगाई जा रही हैं जो है ना अपना पॉलिटिकल सर्कल्स में, कि शायद बीजेपी और अपना जेडीएस का अलायंस होने वाला है। उसके लिए एग्जांपल्स जैसे आपने भी एक दिए अभी कुछ देर पहले, कि वो अपने रेल दुर्घटना के बाद, बालासोर रेल दुर्घटना के बाद हमने जो है ना मंत्री जी का सपोर्ट किया। हमने कोई सपोर्ट नहीं किया। हमारा सिंपल सा स्टैंड था कि इंक्वायरी होने दीजिए। इस वक्त में पॉलिटिसाइज करना मुनासिब नहीं है, और इंक्वायरी में अगर मंत्री हो या जो भी हो, जो जिम्मेदार जो है ना अपना करार पाते हैं, उनको उस वक्त सजा देनी चाहिए। हमने इसको पॉलिटिसाइज ना करने की बात जी, बाकी कोई बात नहीं। और जहां तक पार्लियामेंट के बिल्डिंग के इनॉग्रेशन की बात थी, पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन एक हिस्टोरिकल मोमेंट था अपना भारत की हिस्ट्री में, तो हमें भी उसका हिस्सा बनना था, और उसके लिए हमने उसको पॉलिटिसाइज होने नहीं दिया। हमने उसमें जो है ना उसमें हिस्सा लिया। तो ये अटकलें हैं अभी। हम लेकिन असदुद्दीन जी, राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। एक इतिहास रहा है बीजेपी और जेडीएस का, जब आपने मिलकर सरकार भी बनाई है। देखिए, हमने मिलकर सरकार जो बनाई थी सिर्फ बीजेपी के साथ ही नहीं बनाई, हमने कांग्रेस के साथ भी मिलकर सरकार बनाई है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में नंबर्स की जरूरत होती है, और पॉलिटिक्स जो इज ऑल अबाउट गेनिंग पावर एंड मैनेजिंग इट। तो पावर हासिल करने के लिए कहीं पर जो है नंबर्स की जरूरत है, अलायंसेस होते हैं। हमने दोनों से के साथ मिलकर भी हुकूमत बनाई है। इसका मतलब ये नहीं लिया जा सकता कि चूंकि हमने कांग्रेस के साथ पहले अलायंस किया था, इसलिए अब लोकसभा के लिए अलायंस करेंगे। नहीं, दोनों पार्टियां हमारे लिए बराबर है। हाँ, जिस तरह की जरूरत जिस वक्त होती है, देश हित में और हमारे स्टेट के हित में, उस तरह के फैसले लिए जाते हैं। आज की डेट में इस तरह की कोई जो है ना हमारी, बिल्कुल आज की तारीख में इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी देश हित की बात होगी तो उसके बारे में तब परिस्थिति देखकर फैसला किया जाएगा, ये जेडीएस का कहना है। प्रशांत जी, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। क्या वाकई बीजेपी को जरूरत है जेडीएस की, या आपको लगता है कि नहीं, हम अपने बूते ही लोकसभा का जो मिशन है वो पूरा कर लेंगे? अखिलेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर देखा तो 2018 विधानसभा में उनको 36% मिला था। उस टाइम पे भी 104 सीटें हमने जीती थी। उसके बाद कांग्रेस और जेडीएस ने मिलके सरकार बनाई थी। उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव आया 2019 का, उसमें हमारा वोट शेयर गया लगभग 55% तक। बिल्कुल, मतलब अब असेंबली सीट्स के हिसाब से कैलकुलेट किया तो 170 सीट पे हम लीड पे थे 2019 के लोकसभा चुनाव के देखा जी। अभी 2023 में हमको कोई दिक्कत हुआ है, हम सीटें कम हुए, वोट शेयर हमारा जो था 36% जो था वो ऐसे ही है। तो एक बार जेडीएस लोगों को भी बताना चाहता हूं कि जो भी जेडीएस के साथ एक की लोकसभा सीट है, हमारे पास 25 सीटें हैं। इसीलिए बीजेपी को जेडीएस का सपोर्ट लेना ही चांस ही नहीं, क्योंकि हमारा पास जो 25 सीटें है उसके पास एक ही सीट, वो भी देवेगौड़ा जी का पोता का है, वो भी फैमिली बैस्टन से है। तो इसीलिए जो भी राजनीति का बात कर रहे हो या इश्यू पॉलिटिसाइज का बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। जो भी देवेगौड़ा जी ने कर्नाटक से प्रधानमंत्री हुए, हम भारतीय जनता पार्टी उसको सम्मान करते हैं। कई टाइम पे भी देखो, जीएसटी जब 12 बजे रात को पार्लियामेंट में हुआ था, उस टाइम पे भी देवेगौड़ा जी नरेंद्र मोदी जी के साथ थे। उसके बाद भी 2018 में कुमार स्वामी कांग्रेस के साथ सरकार ने बनाया। तो इसलिए ये नहीं है कि देवेगौड़ा जी पार्लियामेंट इनॉग्रेशन में आ गए या जीएसटी में ओपनिंग में आ गए कि वो बीजेपी को सपोर्ट करते करके, जो उस पार्टी का अस्तित्व है वो करेंगे। हम जो 25 सीटें हमने जीती थी और मंडिया में जो, लेकिन 55 से आप 36 पर आ गए, 55 से आप 36 पर आ गए, इसको वापस 55 पर ले जाने के लिए आपको क्या किसी की जरूरत है, या आप अपने बूते पे पहुंच जाएंगे? नहीं, अखिलेश वही बोल रहा हूँ, जो 2018 विधानसभा में हमारा वोट शेयर 36 ही था, विधानसभा में 36 ही था, लोकसभा में 55 हुआ था। अब फिर विधानसभा में 36% ही है हमारा। विधानसभा का वोट शेयर में हमारा वोट शेयर नहीं गया है। बहुत सारे सीट, लगभग 30 सीट 5,000 से कम मार्जिन से हारा हुआ है। वो 50-50 हुआ तो भी हम क्या होता था,
66 से 80-85 तक पहुंचे थे। जो भी हो गया अभी हम 66 पे पहुंच गए। लेकिन असदुद्दीन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी देवेगौड़ा जी का एक बयान ये भी आया, जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो बीजेपी के साथ नहीं गई है। तो ये भी एक तरह से सवाल भी इसमें जवाब में भी इनका इंडिकेशन दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो 23 तारीख को मीटिंग होने जा रही है सारी विपक्षी पार्टियों की, जो नीतीश कुमार बुला रहे हैं, उसके लिए देवेगौड़ा जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। यानी विपक्ष भी मान के चल रहा है कि जेडीएस अपने ऑप्शन खुले रख रही है। नहीं, देखिए, जो देवेगौड़ा जी ने कहा कि बीजेपी, क्योंकि हम लोग एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि बीजेपी के साथ अलायंस की जब अटकलें जो लगाई जा रही है, हालांकि वो सच्चाई नहीं है, जो अटकलें लगाई जा रही है, तो उसको उतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है? वही पॉइंट आउट क्यों जा रहा है कि बीजेपी के साथ आप जा रहे हैं? भाई, बीजेपी के साथ जो है ना, तकरीबन हर पार्टी ने कभी ना कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ना अपना उनके साथ अंडरस्टैंडिंग रखी है। उन्होंने जस्ट ये बात कही। तो अगर बीजेपी के साथ में अगर यानी कोई अलायंस या किस तरह गठबंधन गलत है, तो कांग्रेस भी उसी तरह की पार्टी है, उसके साथ भी गलत है। इसको इतना महत्व मत दीजिए, ये वाली बात उन्होंने कही। और जहां तक नीतीश कुमार साहब की बात है, अपना पूरी एंटी बीजेपी पार्टीज के गठबंधन की बात है, जो मीटिंग होने वाली है पटना में, अगर न्योता आएगा तो बराबर हम उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन तो आया ही ऐसा कहां? नहीं है कि न्योता आया ही नहीं, निमंत्रण दिया ही नहीं उन्होंने। हाँ, नहीं दिया, वो उनकी अपनी मर्जी की बात है, वो उनकी अपनी मर्जी की बात है, उससे हमें कोई इश्यू नहीं है। उसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि हम बीजेपी के साथ हैं इसके लिए अवॉइड किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये जस्ट सियासी अटकलें हैं, बाकी कुछ नहीं है। जाते जाते प्रशांत जी, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कर्नाटक का ही सवाल नहीं है, दक्षिण भारत के अन्य राज्य हैं, जैसा हमने बताया भी कि तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ बातचीत शुरू हुई है, केरल में कुछ छोटे दलों के साथ बातचीत चल रही है। एनडीए जो सिकुड़ गया था, छोटा हो गया था, उसको दोबारा उसको विस्तार देने का प्रयास किया जा रहा है। आंध्र का बात किया तो 2014 का जो चुनाव था, जब मोदी जी ने बीजेपी को पावर को लेके आया, उस टाइम पे टीडीपी और बीजेपी को अंडरस्टैंडिंग में था। जब वाजपेयी जी का सरकार के टाइम पे भी एनडीए में चंद्रबाबू नायडू जी कन्वीनर थे, उसके बाद वो बाहर चले गए। 2019 का जो इलेक्शन थे, उस टाइम तक चंद्रबाबू नायडू जी ने बाहर चला गया, पता नहीं किस चीज के लिए। हमको भी एक भी सीट नहीं मिला आंध्र में, वो तो मानता हूं, परंतु उधर क्या हुआ, पूरा जो सीटें थी वाईएस जगनमोहन रेड्डी का पार्टी को मिली, एक शायद 2 या 3 सीट टीडीपी को मिला उधर। जी जी। जो उधर आंध्रा में हमारा कैडर है अभी बढ़ रहा है, मतलब जैसा हमारा स्ट्रेंथ कम था उधर, अभी बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है। अभी वो देखेंगे जो 2024 का जो विधानसभा और लोकसभा साथ में आएंगे आंध्रा में, कई पर हमको भी थोड़ा बहुत ज्यादा सीटें जीतने का मन तो है उधर। तेलंगाना का बात किया तो जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम प्रसाद जी, माफी चाहता हूं, समय की कमी है, लेकिन जो बात है आपकी मैं समझ गया कि जो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव आएंगे, जाहिर सी बात है कि इच्छा सबकी होती है कि अपनी ताकत बढ़े, तो बीजेपी उसके लिए पूरा प्रयास करेगी।